गठन करो भाई गठन करो। इन्वेस्टर का पैसा वापस करो वापस करो। आदमी कुछ इस्तीफा दो इस्तीफा दो। जेपीसी का गठन करो गठन करो। मैं सभी साथियों से एक बार ये कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी का जोरदार नारा लगा दीजिए। मुझे मजा आता है तब जब कांग्रेस पार्टी का नारा लगता है और दोनों हाथ ऊपर उठा के सबको लगाना है। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। दिल्ली के विभिन्न कोनों से यहां पर पहुंचे मेरे कांग्रेस के बहुत ही जुझारू कार्यकर्तागण, मुझे मालूम है बहुत धूप है, बहुत समय से कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन जिस मुद्दे के लिए हम और आप यहां पर आए हैं वो मुद्दा भी हमारे लिए भी, हमारे बच्चों के लिए, दिल्ली के लिए और देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग आए हैं इसका समर्थन करने के लिए। मैं आपका बहुत दिल की गहराई से सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मुबारकबाद देता हूं आप सबको। साथियों, आज के इस धरने पर उपस्थित अभी मुझसे पहले बोलते हुए भाई डॉक्टर कन्हैया जी, आदरणीय राजेश भाई लेट आए हैं। उन्होंने वादा किया था कि 11 बजे पहुंच जाऊंगा, अभी 1 बजे पहुंच के चलिए, इनका स्वागत है। मेरे भाई मनीष चतरथ जी, आदरणीय भाई अभिषेक जी, अनिल भारद्वाज जी, डॉक्टर उदित राज जी, भाई सुमेश जी, आदरणीय मतीन भाई, हसन भाई, आदरणीय मंगत राम सिंगल साहब, हमारे बहुत ही सम्मानित आदरणीय हारून यूसुफ साहब, मेरे साथी यहाँ पर सब जय किशन जी बैठे हैं, आदरणीय किरण वालिया जी बैठी हैं, सभी सीनियर साथी यहाँ पर मौजूद हैं, मेरे सभी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्षा महोदय हैं। मैं सभी साथियों का स्वागत करते हुए अपनी बात को शुरू करता हूं, क्योंकि बहुत समय हुआ और धूप बहुत ज्यादा है। इस दौरान हमारे बीच में माननीय सचिन जी का आए, उन्होंने अपना वक्तव्य दिया, उनका बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे भाई संदीप जी अभी आसपास ही हैं, दीक्षित साहब, उनका धन्यवाद करता हूं। और मैं बात शुरू करता हूं कि आज का ये धरना देने की जरूरत कांग्रेस को पड़ी क्यों। साथियों, आप सब जानते हैं पिछले कई वर्षों से कांग्रेस पार्टी और माननीय राहुल गांधी जी लगातार एक बात की चिंता जाहिर करते रहे हैं कि इस देश में अमीरों और गरीबों के बीच में एक बहुत बड़ी खाई हो गई है। और जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से वो खाई लगातार बढ़ती जा रही है। आज देश में जो सबसे वंचित, दलित, पिछड़ा व्यक्ति है, उसके साथ ये सरकार अन्याय करती हुई उसको लगातार दबाने की कोशिश कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ चंद व्यापारी जो मोदी जी के आंखों के तारे हैं, वो लगातार उनकी संपत्ति बढ़ती जा रही है। उनका देश की जो संपत्ति थी उसके ऊपर उनका आधिपत्य लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका कारण क्या है? और राहुल जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप में ये बात कहते आए हैं कि आज अगर सरकार में कोई पॉलिसी बनती है तो वो पॉलिसी किसी गरीब व्यक्ति के लिए नहीं बनती,
वो किसी दलित के लिए नहीं बनती, वो किसी पिछड़े के लिए नहीं बनती। आज यदि कोई पॉलिसी बनती है तो जो चंद पूंजीपति हैं उनको किस तरीके से फैसिलिटेट किया जाए, उनको किस तरीके से उनकी संपत्ति में इजाफा करवाया जा सके, ये सरकार सिर्फ और सिर्फ यही काम करने में पिछले 10 सालों से लगातार जारी रखी है। उसने आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले वर्षों में चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे पोर्ट्स हो, चाहे रेलवे हो, सरकारी संस्थान हो, उन सबका निजीकरण करते हुए कुछ विशेष जो व्यापारी वर्ग है, और उसमें मैं कहना चाहता हूं कि अडानी जी लगातार उनका अधिग्रहण करने का काम कर रहे हैं। और अभी हम चर्चा कर रहे थे अभिषेक भाई और हम कि मॉडल बन गया है कि या तो जो सरकारी काम एजेंसी, सरकारी कंपनी जो अच्छा काम कर रही है तो उसको किस तरीके से उसके बजट में कटौती करके उसमें किस तरीके से ऐसी पॉलिसी लाई जाए जिससे कि वो कंपनी का नुकसान होना शुरू हो जाए। इसका बहुत बड़ा उदाहरण अगर मैं बीएसएनएल के बारे में बात करूं तो जब जियो लाने से पहले इस सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि बीएसएनएल का जितना भी नेटवर्क है उसको कैसे कमजोर किया जाए। आज भी देश में यदि सबसे ज्यादा मोबाइल टावर्स हैं तो वो बीएसएनएल के पास है, लेकिन ये लगातार उसको कमजोर करते हुए कहीं ना कहीं ये कोशिश की गई कि ऐसी कंपनीज जो देश को और सरकार को मुनाफा दे सकती हैं उनको कैसे कमजोर किया जाए ताकि जो उसके कंपिटिटर्स हैं उनको उसका लाभ मिल सके। और जब वो खत्म हो जाती है, उसका लाभ कम हो जाता है तो उसका डिसइन्वेस्टमेंट कर कर उसे अडानी जी और जो माननीय मोदी जी के चहेते व्यापारी लोग हैं उनको उसको तोड़ियों के दाम में बेच दिया जाता है। ये बात आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिनों से हिंडनबर्ग रिपोर्ट की चर्चा बहुत जोर शोर से चल रही है। हिंडनबर्ग एक ऐसी इंटरनेशनल एजेंसी जिसने ये घोषणा की, जिसने ये बात रखी कि सेबी जो पूरे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर नजर रखती है, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, उसकी मुखिया और अडानी जी के बीच का जो संबंध है उसको खोलने का काम इस रिपोर्ट ने किया। और जब से ये रिपोर्ट आई है ये स्पष्ट हो गया कि सरकार उन्हीं लोगों को फायदा देने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। साथियों, जब से ये रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है इनका कहना है, सरकार कहती है कि हमारी प्रतिष्ठा, देश की प्रतिष्ठा दांव पर लगाई जा रही है। इस तरीके के आरोपों को हवा नहीं दी जानी चाहिए। मैं भी मानता हूं कि अगर ऐसे कोई मुद्दे सामने आते हैं तो उनको तुरंत उसके ऊपर संज्ञान लेते हुए उसकी जांच प्रॉपर तरीके से करवाई जानी चाहिए। और कांग्रेस की मांग भी यही है। कांग्रेस चाहती है कि इसी पूरे मुद्दे की, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा मुद्दा नहीं है, इससे जुड़े हजारों ऐसे बहुत सारे मैं समझता हूं इंसिडेंट्स हुए जिसमें सरकार की और प्राइवेट लोगों की
आपसी साठगांठ से देश को नुकसान हुआ है, क्या ऐसे गंभीर आरोप की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो क्यों ये मोदी सरकार उस जांच से लगातार भागने का काम कर रही है? आज माननीय राहुल गांधी जी, माननीय खड़गे जी ने लगातार अपनी मजबूत जनता की आवाज को रखने का, पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर जब से रखने का काम किया है। मुझे खुशी है और आप सबको मुबारकबाद है कि ये सरकार घुटनों पर आई है और बहुत सारे ऐसे फैसले जो इन्होंने पिछले समय में लिए उनको वापस करने पर मजबूर माननीय राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने किया है। कांग्रेस हमेशा लोगों की आवाज बनकर मजबूती के साथ अपनी बात रखती है और आगे भी इसी प्रकार से रखती रहेगी। आज हम ये ऐलान करना चाहते हैं क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इससे हमारा और आपका जीवन इससे बहुत अफेक्ट करता है। लिहाजा इस सरकार से हम मांग करते हैं कि सेबी के चेयरपर्सन को तुरंत प्रभाव से या तो वो इस्तीफा दे, नहीं तो उसको बर्खास्त किया जाना चाहिए। इसके साथ हम ये मांग करते हैं कि एक जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जिसमें सभी पार्टियों के नुमाइंदे होते हैं, जिसके चेयरपर्सन सरकार में होने के नाते भारतीय जनता पार्टी का मेंबर होगा, उसके अंदर जांच की जानी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। ये मांग कोई ज्यादा तो नहीं, ये जायज मांग है, क्योंकि आप लोगों को लगता है, हम लोगों को भी लगता है, जब सरकार और प्राइवेट लोगों के बीच में साठगांठ होती है तो उससे देश का नुकसान होता है और हम नहीं चाहते कि देश का नुकसान हो। अगर आपको लगता है कि ये आरोप गलत है तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? बनती है कि नहीं बनती कार्रवाई? तो मैं आप सबसे यही आपके सबके सामने कांग्रेस पार्टी की दो मांगों को विशेष रूप से आपके बीच में रखना चाहता था। मैं एक बात और इसके साथ साथ ये कहना चाहता हूं कि देश में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है और याद कीजिए कि वही मोदी जी है जिन्होंने एक वादा किया था हम सबसे कि उनकी सरकार आएगी तो 2 करोड़ रोजगार वो हर साल उपलब्ध कराने का काम करेंगे। जो कि इस बात का होता है कि वो 2 करोड़ तो भूल ही जाइए, पिछले 10 सालों में लगभग 56 लाख नौकरियां खत्म कर दी गई इस देश में। और दुख इस बात का होता है कि आज भी जो सरकारी पद हैं उसमें 10 लाख ऐसे पद हैं जो लगातार खाली हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में कहा था और मजबूती के साथ कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले उन 10 लाख जो नौकरियां हैं उनको भरने का काम हम करेंगे। लेकिन हालात ये है कि जब भी कोई भर्ती के लिए टेस्ट आते हैं तो पेपर लीक हो जाते हैं। लगातार चाहे वो यूपी में हो, राजस्थान में हो, देश के किसी भी कोने में हो, जब भी पेपर आते हैं एक गरीब बच्चा अपने मां बाप की पेट की कमाई को काट कर फॉर्म भरता है, उसकी तैयारी करता है, पेपर देने जाता है और उसके बाद में पता चलता है कि पेपर तो कुछ चंद व्यापारी लोगों ने खरीद कर पहले ही लीक कर लिया था, जिसकी वजह से ये परीक्षा रद्द की जाती है। कौन जिम्मेदार है? मैं पूछना चाहता हूं, कौन जिम्मेदार है साथियों? बीजेपी। क्या ये सरकार जिम्मेदार नहीं?
इसी प्रकार से आज हालात ये है कि जब कोई एक पद निकलता है तो उसमें लगभग 10,000 बच्चे अप्लाई करते हैं। बेरोजगारी इस हद तक आज देश में बढ़ चुकी है, ये चरम पर पहुंच चुकी है। तो हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम ये जो सोती सरकार है, जो भ्रष्टाचार लगातार करने का काम कर रही है, अपने चंद लोगों को फायदा देने का काम कर रही है, उसके ऊपर दबाव बनाए, उनकी सोते नींद को जगाने का काम करें, उनके भ्रष्टाचारों को उजागर। पूरे बुच पहले रिलायंस में काम करती थी। रिलायंस से इसको सेबी में भेजा गया, इसको बचाने के लिए, अडानी और अंबानी को बचाने के लिए। एक कारण तो यह है कि माधवीपुरी बुच को तुरंत वहां से हटाया जाना चाहिए, क्योंकि आम जो इन्वेस्टर्स है उनको लूटने का काम किया जाए। राहुल जी ने अडानी के खिलाफ तब बोलना शुरू किया था जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भी नहीं आई थी। फिर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने सत्यापित कर दिया कि जो राहुल जी ने बोला था वो सही है। और माधवी पूरी बुच के रिलायंस से ले आकर के सेबी का चेयरमैन बनाना, वह भी दूसरा बड़ा प्रमाण है। सचिन जी, मैं आपका विशेष बहुत बहुत अपने दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। हमारे अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी और यहां मंच पर आसीन तमाम कांग्रेस के नेतागण और यहां आए हुए तमाम कांग्रेस के भाइयों बहनों मित्रगणों, मैं लंबा नहीं बोलूंगा क्योंकि धूप भी है, गर्मी भी है और इस विषय पे बहुत कुछ बोल चुके हैं। थोड़ी एक बातों का उल्लेख करूंगा और इस मसले को सरल तरीके से बात करके जेपीसी की हम क्यों मांग कर रहे हैं इस बारे में थोड़ा सा अपनी तरफ से आपसे बातचीत करना चाहूंगा। कुछ समय पहले अडानी एक समूह है बहुत बड़ा, और दिक्कत ये हो जाती है कि जब हम अडानी समूह के बारे में बात करते हैं तो हमारे बहुत से मीडिया जो गण हैं उनके हाथ पैर थोड़े ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा के मालिक तो खुद अडानी साहब बने हुए हैं। इसलिए ये कितना यहाँ से आगे ले जा पाएंगे मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन इनमें जो भी यहाँ खड़े हुए हैं कम से कम उनको तो मैं साधुवाद देता हूँ कि इतनी आपकी हिम्मत है कि इसके बावजूद भी आप अडानी के ऊपर सवाल खड़े करते हुए कार्यक्रम में हमारे बीच में खड़े हैं। तो हिंडनबर्ग कुछ सवाल खड़े करता है कि अडानी की जो शेयर संपत्ति है उसने कहां कहां पैसा लगाया है और उसकी गहराइयों में नहीं जाते, उसमें कुछ बहुत बड़ा घोटाला था। और जो लोग बिजनेस के परिवार को जानते हैं वो इस बात का इत्तेफाक रखेंगे। उस पर एक इंक्वायरी होती है, सेबी भी अपनी तरफ से कुछ उसमें तहकीकात करता है और फिर वो इस निर्णय में पहुंचता है कि कोई गड़बड़ी नहीं है। ठीक है साहब, हम लोगों ने उससे इत्तेफाक रखा नहीं रखा, सेबी अपनी तरफ से कुछ निर्णय देता है। और माधवी जी जो आज सेबी की चेयरपर्सन है उस समय भी इसकी चेयरपर्सन थी, और शायद अगर मैं गलत हूं, सवाल इसमें ये खड़े होते हैं कि क्या उच्च स्तर पर इन बानों की जानकारी थी या नहीं थी। क्या माधवी बुच ने अपने स्वतः अपने तरीके से कोई हस्तक्षेप तो नहीं किया था कि अडानी को एक क्लीन चिट मिल जाए, या उसको सरकार की तरफ से कुछ कहा गया था। और इन सब सवालों पर जो सवाल खड़े होते हैं इन पर तो जवाब तभी आएगा जब उस स्तर के लोग उस कमेटी पे आएंगे। सीबीआई के पास ना अधिकार है ना हिम्मत है उन लोगों से सवाल पूछने की, क्योंकि वो तो उनके अपने बॉस बैठे हुए हैं। और यही कारण है कि एक कांग्रेसी होके भी और इस देश का नागरिक होके भी हम सबकी जिम्मेवारी बन जाती है कि सेबी जैसी बड़ी संस्था को भी अपने आप को पाक साफ सिद्ध करना पड़ेगा। और अगर ये पाक साफ सिद्ध नहीं होती है तो वो संस्था जो इस देश के लाखों करोड़ों निवेश पर हर दिन निगरानी रखती है, जिसके छोटे छोटे अधिकारी अगर एक कलम से एक शब्द बदल दे तो लाखों इन्वेस्टर्स के करोड़ों रुपए खराब हो सकते हैं। ऐसी बड़ी संस्था पर जो संदेह उठेगा उसके बाद इस संस्था के ऊपर से नीचे तक बदलाव की आवश्यकता पड़ेगी। और मुझे तो ये संदेह है कि अगर सच सामने आ गया
तो 240 सांसदों का हुंकार भरने वाले प्रधानमंत्री अगले दिन फिर प्रधानमंत्री भी नहीं रह पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास नैतिक अधिकार भी नहीं रहेगा कि वो सरकार में रह पाए। इसीलिए मैं धन्यवाद करता हूं एआईसीसी का कि आज पूरे देश में जेपीसी के मुद्दों को आप जैसे लोगों के बीच में ले जाने का काम किया है। और मैं आप सबसे यही विनम्रता से निवेदन करूंगा कि जेपीसी की क्या आवश्यकता है, और जेपीसी की आवश्यकता केवल एक भ्रष्टाचार हटाकर इस सरकार के ऊपर प्रश्न खड़े करने की नहीं है। वो सेबी संस्था जो रोज निगरानी रखती है आपके और मेरे पैसे की, जो रोज निगरानी रखती है छोटी सी बड़ी कंपनियों की जो हमारे आपसे बैंक से लिए हुए पैसे पर आगे आगे काम करके हजारों लाखों करोड़ों कमाते हैं, वो हमारा जो संरक्षक खड़ा है हमारे पैसों का, हम उसके कामकाज में सफेद चाहते हैं, उसके कामकाज में साफ चाहते हैं, और हमारा अधिकार हमारे हित में उसे काम करना चाहिए। मैं अपनी बात याद करते हुए पुणे सचिन जी से यहां आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और आदरणीय देवेंद्र जी का धन्यवाद करता हूं कि हम लोगों को कल ही पता चला और इस जल्दी में इतनी बढ़िया भीड़ को यहाँ इकट्ठा किया है। और देवेंद्र भाई ये आशा करेंगे कि दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां सेबी के जो कार्य होते हैं उससे बहुत से लाखों करोड़ों लोग यहाँ प्रभावित होते हैं, जहां आपने एआईसीसी से अपने द्वारा उद्घोष किया है, लेकिन लोगों के बीच में जाना, आज यहाँ छोटे छोटे कॉलोनियों से लोग हमारे, कभी कोई 5 रुपया शेयर में लगा रहा है, कभी 10 रुपया लगा रहा है, वहां से लेके उनके पास जिनकी खुद कंपनियों के शेयर बिकते हैं, शायद 80 से 90% दिल्ली के वो लोग होंगे जिनका सीधे सीधे कल्याण सेबी से जुड़ता है। और इस सेबी को स्वच्छ रखने की लड़ाई में आज हम यहाँ खड़े हैं, और हर व्यक्ति जिसने देश का हित जानता है और जो सेबी का हित जानता है उसकी रक्षा में हम यहाँ खड़े हैं। उस अभियान को हम और भी जमीन पर ले जाएं, ये आशा हम आपसे करेंगे और मार्गदर्शन हम आपसे मांगेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय। लोकप्रिय नेता बड़े भाई सचिन पायलट जी, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र भाई, मंच पर उपस्थित तमाम कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेतागण, सामने उपस्थित कांग्रेस परिवार के सभी सदस्य, मैं बोलूंगा जेपीसी, आप बोलेंगे गठन करो, जेपीसी का गठन करो, गठन करो, गठन करो। भैया ऐसे तो कुछ भी नहीं होगा। जेपीसी का गठन करो, गठन करो, गठन करो, जेपीसी का गठन करो, गठन करो, गठन करो। मुझसे पहले कई वक्ताओं ने जेपीसी के गठन के बारे में आपको बताया। मेरे बाद कई बोलने वाले हमारे सीनियर लीडर्स हैं, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, केवल 4 बातें आपसे करना चाहता हूं जेपीसी को लेकर। बहुत लोग पूछते हैं कि जेपीसी का गठन क्यों होना चाहिए। क्या आप जानते हैं 20,000 करोड़, कितना, 20,000 करोड़ का लेन देन है अदानी का, तभी जेपीसी का गठन होना चाहिए। क्या आप जानते हैं देश के अंदर ऐसे कानून बनाए गए कि 8 एयरपोर्ट और 13 पोर्ट अदानी जी को दिए गए। क्या आप जानते हैं कि ऐसी पॉलिसी बनाई जा रही है कि राष्ट्रीय हित को पीछे हटकर अदानी के हित पर काम करे, इसलिए जेपीसी का गठन होना चाहिए। आज बड़ी बड़ी ताकतें जो मोदी जी को सपोर्ट करती हैं, वो डरती है जेपीसी से। अगर जेपीसी का गठन हो गया तो वो गाना है ना, हम आपके हैं कौन, वो सामने आ जाएगा। ये कौन लोग हैं जो करोड़ों रुपए की मैनिपुलेशन करते हैं, और ये कौन लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा बड़ा पैसा देते हैं। आज का जो प्रदर्शन है इसमें 2 बातें बहुत प्रमुख हैं, एक है बेरोजगारी और दूसरी है भ्रष्टाचारी। आपको याद होगा 2014 में, और कांग्रेस ने बहुत सारे दौर देखे, कांग्रेस ने सत्ता में भी रही है और सत्ता से बाहर भी रही है, लेकिन कांग्रेस हमेशा देश के रहने वाले लोगों के लिए काम करती है, उनकी समस्याओं को आवाज उठाती है। इस देश की तरक्की में जो आजादी के बाद हिंदुस्तान में तरक्की हुई 70 साल में, जिसको मोदी जी रोते रहते हैं, मैं समझता हूं कि उनकी सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो चुकी है। आज जो हम याद करते हैं कांग्रेस के इतिहास को, जब हम पढ़ते हैं अपने बुजुर्गों को जिनकी विरासत हम सब है,
किस तरीके से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध तमाम धर्मों के और जातियों के मानने वाले लोगों ने इस देश को आजाद किया और जिस तरीके से दलितों के खिलाफ संविधान से खिलवाड़ करने की कोशिश हो रही है, मैं समझता हूँ आज हम तमाम लोग जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ये आवाज है उन ताकतों के खिलाफ जो संविधान को कमजोर करना चाहते हैं। इस देश के अंदर दलित, पिछड़े, मजदूर, किसान, बेरोजगार, अल्पसंख्यक इस देश की ताकत है और नफरत से कभी इतिहास नहीं बनता, एक दूसरे को लड़ाकर कभी इतिहास नहीं बन सकता। आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो ये आह्वान किया है और पूरे हिंदुस्तान के हर प्रदेशों में आज ये तमाम लोग जो है इस गूंगी बहरी सरकार को बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के लोग किस तरह बेहाल हैं। आज राजीव गांधी जी जिनका एनिवर्सरी की 2 दिन पहले हम कांग्रेस के लोग कभी उनको भुला नहीं सकते। आज जो डिजिटल इंडिया का नारा मोदी जी देते फिरते हैं पूरे देश में, अगर डिजिटल इंडिया और इंटरनेट के कोई जनक थे तो वो राजीव गांधी थे। जिस तरीके से देश के अंदर यही राष्ट्रीय सेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के लोग ये प्रचार करते थे कि इससे नौजवानों में बेरोजगारी बढ़ेगी, लेकिन आज करोड़ों लोग इस इंटरनेट पे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे करोड़ों लोगों को नौकरियां मिली। आज मैं समझता हूँ आज तो बड़ी हैरत अंगेज खबर